हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है परिवार के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होते हुए भी बालक की शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, परिवार क्या होता है। परिवार एक संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और इसी में उसका अंत हो जाता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो फैमिली में ही जन्म लेता है, फैमिली में ही पलता बढ़ता है और फैमिली के साथ ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैक के अनुसार परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। इसका ढांचा समाज विशेष में भिन्न हो सकता है, यानी कि अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके से फैमिलीज़ को देखा जाता है। कहीं पे फैमिलीज़ छोटी होती है, कहीं पे बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन परिवार का जो कार्य होता है, परिवार का कार्य होता है बच्चे का पालन पोषण करना और समाज की संस्कृति से परिचित कराना। यानी कि समाज में किस तरह की संस्कृतियाँ, किस तरह की परंपराएं हमारे चलती हैं। ठीक है, सारांश रूप में उसका समाजीकरण करना ही परिवार का सामान्य कार्य होता है। ठीक है, समाजीकरण मतलब समाज में रहने लायक बनाना बच्चे को। ठीक है, परिवार की रचना किससे होती है? पति पत्नी और बच्चों से। ठीक है, जो आपका परिवार होता है उसमें हस्बैंड वाइफ आएंगे, बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इसी तरह से परिवार बढ़ता रहता है आगे। ठीक है, लेकिन इसके स्वरूप जो है अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी सदस्य क्या करते हैं, कई जगह पे फैमिली छोटी होती है, बड़ी होती है, सदस्य अलग अलग तरह के सदस्य परिवार में रहते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, घरेलू शिक्षा देना। यानी कि घर परिवार में और समाज में किस तरीके से रहना है। फिर हमारे पास आती है परिवार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है और इतना होते हुए भी इसका महत्व अपने आप में अत्यधिक है। अनौपचारिक साधन क्या होता है? देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है औपचारिक और अनौपचारिक साधन। औपचारिक साधन होते हैं वो जहाँ पे फॉर्मली हम एजुकेशन लेते हैं, और अनौपचारिक साधन होते हैं जहाँ पे हम फॉर्मली नहीं जाते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं इसके लिए। ठीक है, अनौपचारिक साधन हमें ऐसे ही शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो रेमंड क्या कहते हैं कि दो बच्चे भले ही एक विद्यालय में पढ़ते हो, समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हो, समान अध्ययन करते हो, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से वे आते हैं पूर्णतः भिन्न होते हैं। मतलब कि क्या होता है कि अगर दो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा है, एक सा सिलेबस वो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो भाषा होती है, ठीक है, वो अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग परिवारों से आते हैं। ठीक है, उनकी जो रुचियाँ होती है, जो उनका जनरल नॉलेज होता है और उनका जो व्यवहार होता है वो परिवार से प्रभावित होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरह के अपने विचार दिए हैं परिवार को लेकर। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है, बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व होता है। परिवार को बालक की पहली पाठशाला कहा जाता है। परिवार रक्त संबंधों तथा सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो फैमिली होती है, परिवार होता है, वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है, पहला स्कूल होता है जहाँ से बच्चा चीज़ें सीखना शुरू करता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या होता है, फैमिली के संपर्क में आता है, स्कूल तो बहुत बाद में जाता है। ठीक है, और परिवार किससे बनता है? रक्त संबंधों से, यानी कि ब्लड रिलेशन से, और जो सामाजिक संबंध होते हैं उसके। ठीक है, टी रेमंड के अनुसार जीवन के प्रारंभिक वर्षों एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्षों में बालक के लिए परिवार ही समस्त सामाजिक वातावरण होता है। जब वह विद्यालय जाना आरंभ करता है तब उसका दायरा बढ़ता है और वो दूसरों से मित्रता करना आरंभ करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है, उसकी फैमिली सब कुछ होती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के अलावा किसी और को जानता नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाने लगता है, फिर उसके दूसरे फ्रेंड्स बनते हैं, तब वो बाहर वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। उससे पहले उसका जो परिवार होता है वही उसके लिए सब कुछ होता है। ठीक है, अगर फैमिली में अच्छी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाएंगी तो बच्चे का जो बिहेव होता है, बच्चे की जो नॉलेज होगी वो अच्छी होगी। लेकिन अगर हम परिवार में बच्चे को
स्टार्टिंग से बचपन से ही अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो उसका बिहेव भी उसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है। रूसो क्या कहते हैं? रूसो के अनुसार, रूसो आरंभ से ही इस विचार का था कि समाज बालक को दूषित करता है, वो बालक की शिक्षा की व्यवस्था अलग करना चाहता है। उसका विचार है कि सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। कहने का मतलब क्या है कि रूसो कह रहे हैं कि जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो बच्चों को क्या करती है, उसके विचारों को दूषित करती है, यानी कि उनको गंदी आदतें बच्चे समाज से सीखते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो समाज से दूर होनी चाहिए। यानी कि जैसे पुराने टाइम में होता था, बच्चे क्या करते थे, गुरुकुलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है। वहाँ पर जैसे ही बच्चे का एडमिशन हो जाता था, यानी कि जब बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था, उसके बाद जब तक उनकी जो पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती थी, तब तक बच्चों को परिवार से, समाज से दूर रखा जाता था। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही बच्चा घर आ सकता था वहाँ से। तो रूसो कह रहे हैं कि यही तरीका बेस्ट है बच्चों को एजुकेशन देने का। ठीक है। पेस्ट्रोलॉजी क्या कह रहे हैं कि रूसो के विचारों से विपरीत पेस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में शिक्षा को महत्व देता है। उसके अनुसार घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय। ठीक है। रूसो कहते हैं कि बच्चे को जो है परिवार से, समाज से दूर रखना चाहिए, तभी वो प्रॉपर अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। लेकिन पेस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि जो परिवार होता है वही एजुकेशन का सर्वोत्तम साधन है, यानी कि सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा परिवार में, समाज में रहे, वहीं से वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। ठीक है। फ्रोबेल कहते हैं, फ्रोबेल पर भी पेस्ट्रोलॉजी का प्रभाव था। उसने बालकों की शिक्षा में माता का महत्व बताते हुए कहा है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ठीक है। फ्रोबेल क्या कह रहे हैं कि जो माँ होती है, माँ बच्चों के लिए सबसे अच्छी टीचर हो सकती है, यानी कि माँ से जो बच्चा सीखता है वो सबसे अच्छी शिक्षा बच्चे के लिए है। ठीक है। मानतोश्री जी कहते हैं, श्रीमती मानतोश्री ने कहा है कि बालक की शिक्षा में घर का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने विद्यालय को बचपन का घर, यानी कि हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है। ठीक है। तो मानतोश्री जी भी फ्रोबेल की तरह कह रही हैं कि जो परिवार होता है वही बच्चे के लिए सबसे अच्छा विद्यालय है। ठीक है। बचपन का घर कहा है उन्होंने, हाउस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जहाँ बच्चा सबसे पहले अपनी शिक्षा आरंभ करता है। रेमंड कह रहे हैं कि घर ही वह साधन है जहाँ से महान गुण उत्पन्न होते हैं, जिनकी सामान्यता विशेष सहानुभूति है। घर में ही अगाध प्रेम की भावना का विकास होता है। यहाँ पर वह उदारता, अनुदारता, स्वार्थ निस्वार्थ, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, परिश्रम आलस्य में अंतर सीखता है। इनसे कुछ की आदत घर में पड़ जाती है। ठीक है। ये भी यही कह रहे हैं कि जो बच्चे के लिए होता है, जो परिवार होता है, वो उसका पहला स्कूल होता है और यहाँ से बच्चे बहुत सारे गुणों का विकास करते हैं बच्चे परिवार से। ठीक है। जैसा कि देखा भी गया है कि परिवार के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, अगर उनकी आदतें अच्छी होगी, उनका बिहेव अच्छा होगा, तो बच्चों में भी वो बिहेव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, परिवार पहला विद्यालय, यानी कि जो परिवार होता है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है। पैदा होते ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवार ही निभाता है। ठीक है। परिवार क्या करता है, परिवार में वो मानवोचित गुणों को अपनाना सीखता है तथा उसका स्थायी विकास भी परिवार में ही होता है। परिवार में ही उसे यह शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो परिवार होता है, परिवार क्या होता है, बच्चे का पहला स्कूल होता है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, और बच्चे की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो परिवार आपका मिलकर उठाता है और उसमें अच्छे गुणों को विकास करता है उसमें। ठीक है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा। ठीक है। बच्चे में क्या होता है, परिवार में रहकर बच्चा सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा लेता है। ठीक है। परिवार क्या करता है, बच्चों को समाज में रहने के लिए तैयार करता है। समाज के परिवार, हम हर प्रकार के समाज में, चाहे किसी भी तरह का समाज हो, वहाँ के परिवार बच्चों को क्या सिखाते हैं, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक गुणों का विकास करते हैं और बालक चरित्र निर्माण के सभी गुणों से विभूषित हो जाता है। यानी कि एक अच्छा कैरेक्टर बच्चों में कहाँ से आता है, उसकी फैमिली से। सेकंड है समायोजन की शिक्षा। समायोजन होता है आपका एडजस्टमेंट करना। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा
एडजस्टमेंट करना सीखते हैं फैमिली से। ठीक है, देखिए क्या कहा है कि डार्विन के अनुसार शक्तिशाली ही इस जीवन संघर्ष में जीवित रह पाता है, यानी कि जो पावरफुल होगा वही यहाँ पर जिंदा रह पाता है। बड़ी शक्ति के आने से छोटी शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, समायोजन करने वाला ही बच पाता है। क्या कह रहे हैं ये कि जो भी आपके पास पावरफुल होगा, वो चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे जानवर है, चाहे जो भी है, ठीक है, जब आपके पास कोई पावरफुल आता है तो वो छोटे को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो समाज में है बच्चा प्रॉपरली नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि बच्चे को एडजस्टमेंट करना शुरू से ही सिखाया जाता है कि हर जगह पे बच्चा लड़ाई करना ना शुरू कर दे दूसरे के साथ। ठीक है, भले ही बच्चा अलग अलग तरीके से एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। फैमिली को सिखाती है कि किस तरह से समाज में एडजस्टमेंट किया जाता है। सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही नहीं चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, समायोजन की प्रक्रिया वह उत्पन्न होते ही करने लगता है, अपने स्वभाव व्यवहार को उसके अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, फैमिली से ही क्या होता है, बच्चा एडजस्टमेंट करना सीखता है। फिर है व्यवहार का आधार। बालक कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, जैसी उसकी फैमिली होती है। ठीक है, परिवार के अकॉर्डिंग ही बच्चा क्या करता है, अपना व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, प्राय देखा जाता है कि सुसंस्कृत परिवार में, यानी कि जो अच्छी फैमिलीज होती हैं, सेंसिटिव फैमिलीज होती है, जहाँ पे परिवार का माहौल अच्छा होता है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन अगर फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, परिवार में लड़ाई झगड़े रहते हैं या इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, तो बच्चे भी क्या है, उस चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्थायी मूल्यों का विकास। ठीक है, स्थायी मूल्य होते हैं प्रेम, दया, घृणा, द्वेष, सहयोग, ममता, सहनशीलता, सहायता। इस तरह के जो स्थायी मूल्य होते हैं उनका विकास बच्चा परिवार में करना सीखता है। फिर है आदत एवं चरित्र की शिक्षा। आदतें जो होती है और उसका चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, वो बच्चे परिवार से ही सीखते हैं, क्योंकि परिवार में क्या होता है, अलग अलग तरह की परंपराओं पर निर्धारित होते हैं परिवार। ठीक है, तो जैसी परिवार की परंपरा होगी, संस्कृतियाँ होगी, उसी तरीके की बच्चे की आदतें होंगी और उसका कैरेक्टर जो उसका होता है, चरित्र होता है, उसी तरीके से बन जाता है। परिवार में रह के बच्चे में अच्छे गुणों और अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, प्रेम का विकास। प्रेम का विकास कैसे होता है, बालक परिवार में ही प्रेम करना सीखता है। निस्वार्थ प्रेम तो अपनी माता से सीखता है, यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं फैमिली में सबसे पहले अपनी माँ के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। माँ क्या करती है, सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भावना से प्रेम करती है। देखिए आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं घर पे, हमारी माँ खाना बनाती है, हमारे लिए सब कुछ करती है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ मांगती नहीं है किसी से। ठीक है, वो क्यों करती है ऐसा, क्योंकि वो हमारी फैमिली के लिए केयर करती है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए केयर करती है। ठीक है, तो यही गुण बच्चे परिवार से सीखते हैं। फिर है सहयोग की शिक्षा। परिवार में बच्चे क्या देखते हैं, सहयोग करना, यानी कि जैसे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, उसी तरीके से बच्चा भी सहयोग की भावना परिवार से सीखता है। ठीक है, फिर है परमार्थ की शिक्षा। परमार्थ यानी कि दूसरों की भलाई करना, उसको कहते हैं परमार्थ। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे परिवार से ही दूसरों की हेल्प करना सीखते हैं, जैसे कि छोटे तथा बूढ़े दोनों को सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए परमार्थ तथा परोपकार की शिक्षा परिवार प्रदान करता है। जैसे क्या होता है, घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बड़े लोग हेल्प करते हैं, या परिवार में कोई बुजुर्ग है तो सारे फैमिली के लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, अगर बच्चे जो हैं बड़ों को इस तरह से बिहेव करते हुए देखेंगे, अपने बुजुर्गों का आदर करते हुए देखेंगे, उनकी हेल्प करते हुए देखेंगे, तो बच्चों में भी सेवा की भावना और बड़ों की रिस्पेक्ट करने की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आज्ञा पालन और अनुशासन। आज्ञा पालन और अनुशासन भी बच्चा जो है परिवार से सीखता है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो परिवार का जो स्वामी होता है, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, वो फैमिली का स्वामी कहा जाता है उसको, यानी कि वो पूरे परिवार की देख रेख करता है। और जैसा आपका
गार्डियन, जो फैमिली का जो मुखिया होता है, वो जिस तरह से परिवार को चलाता है और सब लोग उसकी आज्ञा का पालन करता है, यानी कि जैसा बड़े बोलेंगे वैसा ही बाकी परिवार के फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो भी उसी तरीके से काम करता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे भी उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब परिवार के सब सदस्य उसकी बात का मान रखेंगे तो बच्चे भी वो बात सीख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीविका उपार्जन की शिक्षा, यानी कि हर परिवार में कोई ना कोई, देखिए, फैमिली बिजनेस होता है। ठीक है, तो परिवार क्या करता है, जो बालक होता है परिवार में रहकर सफलतापूर्वक घरेलू व्यवसाय को बिना किसी आधार के सीख लेता है, यानी कि उसके लिए कोई उसको स्पेशल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होता है, वो अपना फैमिली बिजनेस खुद ही सीख लेता है। ठीक है, परिवार में रहते रहते, तो इससे क्या होता है, आगे चलकर उसको प्रॉब्लम नहीं आती है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। ठीक है, और वो फैमिली क्या करती है, बच्चे को जीवन निर्वाह के योग्य बना देती है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है घर को प्रभावशाली बनाने के साधन, यानी कि जो घर होता है, परिवार होता है, उसको किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए। टी रेमंड के अनुसार यदि दो बालक एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और एक ही समान शिक्षकों से विद्या प्राप्त करते हैं और एक संगठन के अंतर्गत आते हैं और एक साथ अध्ययन करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अलग होते हैं अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों और अपने भाषण और व्यवहार की वजह से। ठीक है, जो पहले भी आई थी ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अलग अलग फैमिली से आते हैं, जैसी फैमिली होगी वैसा ही बच्चे का बिहेव होता है। ठीक है, तो परिवार को प्रभावशाली बनाने के लिए परिवार के मुखिया को क्या क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले तो जो परिवार का मुखिया होता है वो परिवार की पूर्ण व्यवस्था करे, इससे अच्छा परिणाम होगा। यदि परिवार में झगड़े होंगे तो परिवार का जो वातावरण अशुद्ध रहेगा और बालक पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो फैमिली का मुखिया होता है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे। फिर है, परिवार के मुखिया को परिवार के पड़ोस के वातावरण का भी निर्माण करने में समुचित योगदान प्रदान करना चाहिए, यानी कि जो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारा अड़ोस पड़ोस होता है, वो किस तरीके का हो। ठीक है, अगर हमारा पड़ोस अच्छा नहीं होगा तो भी बच्चे पे क्या होता है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है, बच्चे पड़ोस से भी गलत आदतें सीख सकते हैं। तो परिवार के मुखिया को चाहिए कि आपका जो अड़ोस पड़ोस है वो अच्छा रहे। परिवार में मानसिक वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, निर्धनता और शिक्षा के कारण परिवार में यह अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, मानसिक वातावरण का मतलब है कि मेंटली जो फैमिली में कई बार क्या होता है, तनाव रहता है किसी वजह से। ठीक है, हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो या फिर एजुकेशन की कमी की वजह से परिवार में अगर किसी तरीके का मानसिक तनाव रहता है तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, परिवार के मुखिया को चाहिए कि वो अपने समुदाय में पुस्तकालय वाचनालय चलाए, इस कार्य में वो दूसरों का सहयोग प्राप्त करे, यानी कि जो आपकी सोसाइटी होती है, समुदाय होता है, जो समाज जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए कि सारे जो परिवार के मुखिया होते हैं उनको चाहिए कि वहाँ पर क्या किया जाए, लाइब्रेरीज खोली जाए बच्चों के लिए। ठीक है, प्ले ग्राउंड्स खोले जाएँ, अच्छी चीज़ें वहाँ, यानी कि जो समाज का एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा बनाया जाए, जिससे क्या करे, बच्चे अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छी आदतों का उनमें विकास होगा। नेक्स्ट है, समुदाय को सांस्कृतिक रूप से ऊंचा उठाए, इससे समुदाय का वातावरण ठीक होगा और परिवार भी उससे प्रभावित होगा, यानी कि जो हमारी संस्कृतियाँ होती है समुदाय की, उनको उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, अच्छी वैल्यूज़ वहाँ पे क्रिएट की जाए, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। परिवार में नैतिकता तथा समाज का प्रशिक्षण बालक को दिया जाए। परिवार में व्यवस्थापन का गुण विकसित किया जाना चाहिए और उत्तम आदतों का निर्माण, रुचियों का विकास, आचरण का विकास तथा व्यक्तित्व के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग, बालक, परिवार और शिक्षा। देखिए ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। परिवार जो होता है वो बालक की पहली कक्षा होती है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहला स्कूल होता है बच्चे का। बच्चा परिवार में पैदा होता है और परिवार में ही सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है। 4 या 5 वर्ष के पश्चात बालक क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल में जाता है। ठीक है, उस समय तक क्या होता है, उसके मस्तिष्क में अनेक ग्रंथियों का निर्माण हो चुका होता है और उसका परिणाम यह होता है कि अध्यापक चाहते हुए भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी कि बच्चे में जो
ग्रोथ हो चुकी है माइंड की, वो 4-5 साल तक काफ़ी हो चुकी होती है। उसमें जो आदतें बचपन से हम डालते हैं वही आदतें उसमें आगे तक विकसित रहती हैं। ठीक है, उनको चेंज करना थोड़ा सा टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, ऐसी स्थिति में परिवार का दायित्व और भी बढ़ जाता है। परिवार को चाहिए कि शैशव से ही बालक के विकास में पूरा पूरा सहयोग दें, यानी कि बचपन से ही बच्चे में अच्छी आदतों का विकास किया जाए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा एवं निर्माण करें तो उसे सुंदर वस्तुओं से घेर दो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का बिहेव अच्छा हो, वो अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे, तो उसके आसपास का वातावरण वैसा ही होना चाहिए। अगर बच्चे के वातावरण ठीक नहीं होगा आसपास का, परिवार का, तो बच्चा वही आदतों का विकास करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।